गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जो एक ई डिजिटल सिग्नेचर्स में है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करती है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है इनका। और पिछले कुछ समय से 21-22 से ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंसेस करते आ रही है, लेकिन नाउ द कंपनी इज़ हैविंग सम हेडविंड्स अहेड ऑफ देम। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज स्टॉक मार्केट में क्या है कि जितने ज़्यादा कंपनियों को आप ट्रैक करोगे, उसके बिजनेस मॉडल को समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हमें पैसा कहाँ डालना चाहिए। तो वैसी ये कंपनी आज मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है ई मुद्रा लिमिटेड। तो ई मुद्रा लिमिटेड ये जो एक 6,000 मार्केट कैप 6,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जिसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इन्होंने एक यूरोप में एक कंपनी को एक्वायर किया है ऑस्ट्रिया से। उस एक्विजिशन का इस कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आगे आने वाले समय में कंपनी क्या ग्रोथ के पैरामीटर्स को आगे देख रही है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और वैल्यूएशन पार्ट को भी थोड़ा एनालाइज करेंगे कि वैल्यूएशन के नज़र से ये कंपनी हमें कैसे रखती है, क्योंकि थोड़ा सा अलग बिजनेस मॉडल है रादर दैन ऑल दोज कंपनीज विच वी नॉर्मली ट्रैक एंड एनालाइज। आप जानते ही होंगे कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के अपडेट आ रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट आएंगे इंटरेस्टिंग कंपनियों के मैं आपके सामने लेके आता जाऊंगा, एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज एज मेनी एज कंपनी एज पॉसिबल इन दिस Q1 to give you the more perspective about the growth outlook of the companies and where the opportunities lying overall in this market। लेकिन आज के मार्केट में एक देखा गया, आपने देखा होगा कि सेबी जो है वो रिटेल इन्वेस्टर को हेल्प करने के लिए, अगेन द नंबर हैज़ कम डाउन इन द एफएनओ इज़ लाइक 91% पीपल आर द फेल्यूअर्स। आई मीन 91% ऑफ द पीपल are actually losing the money in the FNO। so सेबी ये चाहती है कि उसको कर्व करे, और इसीलिए जिनके पास कैश के सेगमेंट्स होंगे उनको ही FNO करने दिया जाएगा। ऐसा एक रूमर चल रहा है, ऐसी एक बात चल रही है, एंड दैट इज़ नॉट good for the capital equipment companies like the NSE, BSE, CAMS हो गया, and all the brokerages, Angel Broking, 5paisa, all those kind of companies who is working as a broker, Motilal Oswal, उनके लिए this is not a good news। इसीलिए आपने देखा होगा आज के सत्र में BSE का जो स्टॉक है वो 9% से गिरा था। उसका रीज़न ही वही था, क्योंकि अगर FNO को कर्व करती है सेबी तो इसका सीधा सीधा असर कि डेली वॉल्यूम जो आता है FNO से ब्रोकर को या एक्सचेंजेस को, वो कम हो जाएगा। तो आपकी जो अर्निंग विजिबिलिटी है वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। तो मार्केट जो है वो हमेशा आगे की तरफ देखता है, और जिसका इम्पैक्ट हमें पहले नज़र आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज मार्केट से रिलेटेड जो भी कंपनियां थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट थी। उसका रीज़न ही वही था। अगर सेबी ऐसे कंसल्टेशन पेपर लाती है, इसके ऊपर डिस्कशन करती है, तो इसका जो बुरा असर है वो सारी कंपनियों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक करते हैं FNO ट्रेडिंग की तरफ। तो आपको कोई भी बिजनेस मॉडल का, ऐसा मैंने एनालिसिस क्यों किया, क्योंकि मैं ये सारी कंपनी बहुत समय से पढ़ता आ रहा हूँ, मुझे पता है कि बिजनेस मॉडल कैसा है, किसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। ऐसा ही होता है कि आप किसी कंपनी को बहुत समय तक पढ़ते रहते हो, एंड देन यू रियलाइज अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो दिस इज़ हाउ यू गो अहेड एंड मेक योर मनी एंड वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट। तो वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है कि ई मुद्रा लिमिटेड के बारे में। तो ई मुद्रा लिमिटेड जो एक कंपनी है वो काम क्या करती है, तो एक ई डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा कि आपका जो एक आधार लिंक हुआ और कोई भी किसी भी चीज़ आप करने के लिए आधार के लिए एक मोबाइल नंबर है, वहाँ पर OTP जाता है और आप डिजिटली उस चीज़ को साइन करते हो। मतलब आप कहीं आउटसाइड ऑफ इंडिया हो और आपको कोई इंडिया का अगर काम करना हो तो आधार का एक OTP आता है, आप काम करते हो। ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम मोटा मोटी सिंपल भाषा में ये ई मुद्रा जैसी कंपनी करती है। तो ई मुद्रा जैसी कंपनी है एक ई डिजिटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। जितना ज़्यादा सर्टिफिकेट्स वो प्रोवाइड करेंगी, इसलिए वो कंपनियां जो होती है गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है। अगर इंडिया में आप देखोगे सर्टिफिकेट एजेंसी है, मतलब क्लियरिंग सर्टिफिकेट एजेंसी जो है, इसके अंडर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर में। तो हुआ ये है कि ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है, धंधा कैसे चलता है, तो बेसिकली ये डिजिटल ट्रस्ट पार्टनर की तरह काम करती है। मतलब जो भी ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हो, IT इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत लगती है, साइबर सिक्योरिटी का काम ये करती है, इंटरप्राइज सॉल्यूशंस का ये काम करती है। तो जो भी एक IT के लोग यहाँ पर देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा कि ये ई डिजिटल सिग्नेचर्स में ये कंपनी काम करती है। तो ये कंपनी जो है
ई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड कराती है बहुत सारे लोगों को। बहुत सारे कंपनियों में आपने देखा होगा कि बहुत कंपनियां होती है और जहाँ पर उनका डेटा जो है होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो डेटा बैंक का, मान लो कि बैंक में अगर कोई बड़ा उसका अगर अकाउंट नंबर है जहाँ पर बहुत सारे पैसे पड़े हैं, तो वहाँ से पैसा वहाँ मूव हो रहा है और एक दूसरे को आपको सिक्योर पास की तरह आप नेट बैंकिंग कहाँ से भी कर रहे हो, आप स्वीडन में बैठे हो, डेनमार्क में बैठे हो, आप इजी तरह से उस नेट बैंकिंग के ऐप को चलाते हो। वो नेट बैंकिंग वाला जो ऐप है उसके पीछे एक साइबर सिक्योरिटी होता है जो आपकी सिक्योरिटी को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता है। आपको यूएई मतलब आपको एक सिक्योर पास प्रोवाइड करता है। अभी यूएई में आप देखोगे एक सिक्योर पास होता है, यूएई सिक्योर पास। तो वहाँ पर आप अगर आपको वीज़ा रिन्यू करना है, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं, तो एक ऐप है, वहाँ पर आप जाओगे और वहाँ पर आप चीज़ों को ऐड करोगे और वहाँ से एक कोड आएगा। वो कोड अगर आप अपनी कंपनी के पीआरओ को दोगे तो वो बहुत ईजी तरह उन सारी चीज़ों को करता है। जहाँ पर पहले क्या होता था कि एक फॉर्म आएगा, वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर करो, फिर वो फॉर्म उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएगा, फिर वो एक्सेप्ट रहेगा और फिर वहाँ से आगे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही हम डिजिटल वर्ल्ड में एंटर किए आफ्टर द 2010 एंड ऑल इन ब्रॉड सेंस, तो आपने देखा होगा कि देयर इज़ नो नीड फॉर एवरीवन टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन ऑल दोज ऑल दो सिचुएशंस। अगर मान लो कि दोनों सीईओ के बीच में कोई अगर एक बड़ा समझौता हो रहा है दोनों कंपनियों के बारे में, तो फिर भी वो डिजिटल सिग्नेचर की तरह एक दूसरे को वो कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू बी फिजिकली प्रेजेंट नाउ डेज। तो यही सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का काम मोटा मोटी ई मुद्रा जैसी कंपनी करती है। तो ई मुद्रा जो कंपनी है उनका 68% ऑफ द रेवेन्यू आता है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया से आता है और इंडिया में कुछ 22 मतलब लगभग आपने देखा होगा कि 37% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और 62% और 60 to 63% ऑफ रेवेन्यू आउटसाइड ऑफ द इंडिया में आता है। तो बेसिकली आपने अगर देखा होगा कि ये जो डिजिटल इंफ्रा का जो डेवलपमेंट है वो मोस्टली यूरोप यूएस में ज़्यादा हुआ। इंडिया में ये चीज़ बहुत लेट आई, आधार लिंकेज बहुत लेट हुआ। लेकिन यूएस में आप देखोगे किसी का ग्रीन कार्ड होता है, सारा डेटा उसका वही होता है। तो डिजिटली किसी चीज़ को सिग्नेचर कराना, वो डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना, ये सारी चीज़ें आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा हुई। इसलिए जो कंपनी है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा काम करती है, वहाँ से उनका पैसा ज़्यादा आता है, रेवेन्यू ज़्यादा आता है। अभी उन्होंने क्या किया है, स्पेशली आप देखोगे यूएस में एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, आई थिंक 2395 ऐसे कुछ कंपनी आप देख लेना। एक कंपनी को उन्होंने एक्वायर कर लिया है, उसका 81% ऑफ द शेयर इनके पास है। इकॉस टेक्नोलॉजी करके फिर एक कंपनी को उन्होंने यूएस में एक्वायर किया है जहाँ पर 51% ऑफ द शेयर है। तो ये कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनिकली तो ग्रो करती ही करती है लेकिन इनऑर्गेनिकली ग्रो ज़्यादा करती है। मतलब किसी भी आप कॉन्टिनेंट में जाओगे, जैसे आप मान लो कि यूरोप में आप जाओगे तो वहाँ पर डिजिटली किसी चीज़ को ई सर्टिफाइड डिजिटली सर्टिफिकेट देना, इसके लिए एक गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन होता है, उसको बोलते हैं EIDAS। ऐसा एक रेगुलेशंस होता है। तो ये रेगुलेशन किसी वहाँ के कंपनियों के पास ही होता है जो कंपनी अलाउ होती है कि वो उस चीज़ को वो डिजिटली सर्टिफाई करे। तो अभी ये कंपनियाँ क्या कर रही है, ई मुद्रा जैसी, वहाँ जो कंपनी है उसको एक्वायरी कर रही है। जैसे उन्होंने अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में यूरोप में क्रिप्टास इंटरनेशनल करके एक कंपनी को एक्वायर किया। तो क्रिप्टास इंटरनेशनल ये जो कंपनी है वो स्पेशली ऑस्ट्रिया से है, जो बेस्ड इन ऑस्ट्रिया है, और वो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडन, इन सारे कंट्रीज़ में डिजिटल सर्टिफिकेशन और साइबर सिक्योरिटी इंटरप्राइज सॉल्यूशन का काम करती है। तो होता यह है कि ई मुद्रा जो कंपनी काम करती है डिजिटल ट्रस्ट प्रोवाइडर का या ई सिग्नेचर प्रोवाइडेशन का, ये उनको क्रॉस सेल कर सकती है इंटरनली उन डिवीजन को। और ई मुद्रा को क्या फ़ायदा होगा कि ई मुद्रा अपना अगर उसको डिजिटली सर्टिफाई करना है तो वो यूरोप में नहीं कर सकती है, बिकॉज उसको वो उस तरीके का वहाँ का सर्टिफिकेशन चाहिए। तो EIDAS का जो सर्टिफिकेशन है वो प्राइम सिग्मा करके उनकी एक जो कंपनी है जो अभी एक्वायर की है, दिस इज प्राइम सिग्मा इज द कंपनी अंडर द पार्ट ऑफ क्रिप्टास इंटरनेशनल जो उन्होंने अभी नई एक्वायर की है। आई नो इट इज ऑल कंफ्यूजिंग एंड आई एम सॉरी इफ आई एम मेकिंग मोर कंफ्यूजन, बट सिंपली आप यही ध्यान में रखना कि ये कंपनी दो चीज़ से अपनी पैसा कमाती है। पहली, ऑर्गेनिक ग्रोथ
जो अपने कंपनी से आती है, डिजिटल ट्रस्ट पार्टनर इंडिया में जो आधार जैसे काम करती है, वहाँ से इनको पैसा आता है। इंडिया में बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है, बड़े कंपनीज़ है, SAP हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, इन सारी कंपनियों के साथ इनके टाइप्स है, जहाँ पर इन सारी कंपनियों को डिजिटली सिग्नेचर प्रोवाइडेशन का वो काम करती है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एम्प्लॉय लेवल के ऊपर और एक कंपनी लेवल के ऊपर भी ये सारा काम करती है। दूसरा चीज़ इनऑर्गेनिक, मतलब मान लो कि वहाँ के रेगुलेशंस अलग होते हैं, US के रेगुलेशन अलग है, तो US में जाओ, वहाँ एक कंपनी एक्वायर करो, उनके रेगुलेशन को अपने अंदर ले लो और वहाँ जो क्रॉस सेलिंग का बेनिफिट ले लो। अभी मान लो कि उनके 50 एम्प्लॉय है यूरोप में, वो क्रिप्टास इंटरनेशनल को उन्होंने एक्वायर कर लिया है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर एम्प्लॉय का सम थोड़े से कम करे, और वो जो चीज़ें हैं वो इंडिया से बैक ऑफिस से हो सकती है, और ऑब्वियसली इसलिए उनका मार्जिन भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में 50-60% तो यूरोप में क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा होती है, टैक्सेशन ज़्यादा होती है, तो वो लोग कहते हैं कि इसका थोड़ा सा जो बैक एंड का जो काम है वो इंडिया से करेंगे, और वहाँ जो कंपनी का प्राइम सिग्मा जो कंपनी है उनका जो बेनिफिट हम अच्छी तरीके से लेंगे, और यूरोप में they can try and give more certification, end to end solution provide करने का काम वो यूरोप में कर सकती है। यही उनका एक प्लान है। तो आप देखोगे अभी इस कंपनी में प्रॉब्लम को समझते हैं, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, मोनोपोली कंपनी दिखती है, क्योंकि इंडिया में जैसे डिजिटल इंफ्रा बिल्ड हो रहा है, आज साइबर सिक्योरिटीज़ को बहुत बहुत नए पैमाने के ऊपर चल रहा है, तो ऐसी सारी कंपनियों की सर्टिफिकेशन की, डिजिटल ई सिग्नेचर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगेगी। तो आपको तो लगेगा यार ग्रोथ तो तगड़ी होनी चाहिए। यस, ग्रोथ तो तगड़ी थी। 2022 और 23 में सेल्स की ग्रोथ आप देखोगे 38% से, मतलब पिछले 3 सालों में ये कंपनी कंसिस्टेंटली 38-40% से ग्रो कर रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कंपनी में है कि इसका मार्जिन डिटोरिएट होता जा रहा है। इसका ईबिटा मार्जिन कुछ 30-35 के रेंज में था, तो वो घिस के 20% के ऊपर आ गया है। Q4 में तो कुछ 20% के ऊपर ईबिटा मार्जिन आ गया था, तो ईबिटा मार्जिन नीचे की तरफ सरक रहा है। पैट मार्जिन कुछ 15-16% करती थी, वो 10% के ऊपर थोड़ा सा पैट मार्जिन आ गया है। तो पैट मार्जिन में कमावट आ गई है, ईबिटा मार्जिन कम आ गया है। इसका रीज़न ही वही है, क्योंकि ये कंपनी है हर एक दो क्वार्टर गए तो पहली तो चीज़ ये एक्विजिशन करती है, तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा एग्जिस्टिंग कंपनियों से आएगा, तो एक्विजिशन के लिए पैसा तो लगेगा। बाद में उन्होंने QIP किया था कुछ 200 करोड़ का जनवरी 24 में, तो उसके लिए इक्विटी जो है वो डाइल्यूट होती चली जाएगी, तो ROE का नंबर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रेस नज़र आएगा। इनमें EPS की ग्रोथ, मतलब जितना सेल्स की ग्रोथ होती है उतना EPS की ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि उनकी पैट की ग्रोथ उतनी नहीं होती है। अगर FY फाइनेंशियल ईयर 25 की कंपैरेटिवली अगर मैं 24 से करूँ तो 38% से सेल्स ग्रोथ किया है, लेकिन जो पैट की ग्रोथ है वो कुछ 17-18% से ही हुई है, क्योंकि पैट जो है वो नए एक्विजिशन में चला गया, एम्प्लॉय में चला गया, ESOP में चला गया। उनका जो एक्सपेंस जो है वो भी थोड़ा अलग तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि आप जिस कंपनी को एक्वायर करते हो, मान लो कि ये जो क्रिप्टास इंटरनेशनल को उन्होंने एक्वायर किया है, कुछ 51 मिलियन यूरोज में खरीदा है, तो आप उस चीज़ से पैसा। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं भूल गया, सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि ये जो कंपनियाँ एक्वायर कर रही है वो लो मार्जिन बिजनेस है। उसका एक एडवांटेज है, उनको लगता है कि अभी कुछ 9.7 यूरो मिलियन का ये जो धंधा करती है, ये जो क्रिप्टास इंटरनेशनल ये जो कंपनी है, उनका कहना है कि 4-5 सालों में FY फाइनेंशियल ईयर 30 तक उसको 15 मिलियन तक लेके जाने की, मतलब डबल करेंगे। तो आप ग्रोथ रेट देखोगे कम है, और ईबिटा मार्जिन ओवरऑल लेवल के ऊपर उनका कहना है कि 20% हम मैनेज करेंगे, यूरोप के एम्प्लॉय का थोड़ा बहुत काम इंडिया से चला लेंगे, थोड़ा क्रॉस सेल करेंगे, इन सारी चीज़ों से ईबिटा मार्जिन सस्टेनेबल रह सकता है। अभी उनका प्रॉब्लम है, जो भी कंपनी आप एक्वायर कर रहे हो, जैसे US की हो या यूरोप की हो, जहाँ पर आपका जो मार्जिन जो है वो कम है, मतलब आप एक अच्छे मार्जिन से ग्रो करते हो और जो आप कंपनियां ले रहे हो वो कम मार्जिन से ग्रो करती है, तो होता ये है कि मोटा मोटी जो है धंधा तो बढ़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका मार्जिन डिटोरिएट होता है। इस मार्जिन को लाने के लिए आपको और मेहनत करनी है, तो दिस इज़ वॉट इट इज़ हैपनिंग एक समय। और दूसरी चीज़, इसका वैल्यूएशन भी आप देखोगे कुछ 75 का PE है, 75 का PE है, 38 की ग्रोथ है, लेकिन पैट की ग्रोथ है 17%, तो EPS की ग्रोथ कुछ 15-16% ही आती है। 70 के PE के ऊपर, 70-75 के PE के ऊपर अगर मैं मान लूँ कि मोनोपोली बिजनेस है, एवरीथिंग है, तो मुझे पैट की ग्रोथ अच्छी चाहिए थी, तो मुझे 17% के ही मिल रहे हैं। तो डील थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आपका PE रेशियो जो है वो कम हो और आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो। मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जिसका PE रेशियो 10-20 हो और ग्रोथ 30-40 हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी ये मार्केट में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं, अगर होगी तो वो फिर SME कंपनीज में रहेगी। SME कंपनीज में और एक प्रॉब्लम है, बेचना और ख़रीदना बहुत डिफिकल्ट रहता है, कभी अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है, कभी वोलाटाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी चीज़,
जो भी स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी हम इसको बोलते हैं कि 8,000 करोड़ मार्केट कैप के नीचे से जो कंपनी है उसको स्मॉल कैप बनते हैं। लेकिन उसमें आप देखोगे, और 250 करोड़ के नीचे आप एसएमई बोलते हो। तो 250 से लेके 8,000 के तरफ हमें बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं जो लो पीई में अवेलेबल है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा है। मोस्टली हाई ग्रोथ और हाई पीई के कंपनी इंडिया में अभी ज़्यादा अवेलेबल है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू बाई दोज हाई पीई कंपनीज, बिकॉज कंपनी के पीई जो हाई है तो मतलब उसमें वहाँ पर ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, तो उसको समझना ज़रूरी है। अभी ई मुद्रा की बात करेंगे तो वैल्यूएशन के कंसर्न के ऊपर 75 का पीई आता है, लेकिन आप अगर उसमें देखोगे ग्रोथ जो है वो मेरी पैट की ग्रोथ 17-18% की है। और जो गाइडेंस उन्होंने दिया है मैनेजमेंट ने, कुछ 20-25% का मार्जिन गाइडेंस दिया है, और पैट की ग्रोथ भी उसी अनुसार बोली है। बट आई डाउट इफ दे कंटिन्यू टू डू वेल एंड इफ देयर मार्जिन इज गेटिंग दिस। लेकिन कंपनी के कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि डोंट एक्सपेक्ट मार्जिन टू बी नॉर्मलाइज विद इन Q1 एंड Q2। तो इसीलिए आपने देखा होगा स्टॉक एक समय ऊपर गया था 800, लेकिन नीचे आया था। Q3 का जो इनका नंबर था वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, जहाँ पर मुझे लगता है कि वाई लेवल के ऊपर ईबिटा बहुत ज़्यादा घट गया था, 5% से पैट मार्जिन कर गया था। तो Q3 का नंबर बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। ऑब्वियसली द रीज़न बीइंग लाइक एक्विजिशन है, ये है, वो है, बट फिर भी अभी उनके ROE के नंबर कम है और उनको ग्रोथ करने के लिए डेट उठाना पड़ेगा या इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा। एक बात आप समझ लो एंड वो अपने दिमाग में फिट कर लो, कोई भी कंपनी का ROE अगर 10-15% है और कंपनी 40% से ग्रो कर रही है, तो ROE मतलब क्या होता है? ROE मतलब वो चीज़ होती है कि रिटर्न ऑफ इक्विटी, आप जितना पैसा डाल रहे हो उसमें से एज ए शेयर होल्डर हमें कितना मिल रहा है वापस। रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका जो इक्विटी का बेस है, इक्विटी का बेस है, उसके ऊपर आपको कितना पैसा वापस मिल रहा है। आपके इक्विटी के बेस के ऊपर आपको 15% मिल रहा है, आप ग्रोथ 40% के कर रहे हो, तो ये जो बीच का गैप है वो कहाँ से लेके आओगे? वो ग्रोथ कैसे करोगे? वो ग्रोथ तभी आएगी जब आप बैंकों से कर्जा लोगे और किसी को स्टोर खोलोगे या कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदोगे या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ करोगे। और नहीं तो देयर इज अनदर ऑप्शन कि आपके यहाँ आप जो इक्विटी है उसको डाइल्यूट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि कंपनी QIP करती है, कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करती है, कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू करती है। तो इसकी वजह से कंपनी अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करती है और वहाँ से पैसा उठाती है और उससे ग्रोथ करती है। तब तक वो चल सकता है जहाँ पर बुल मार्केट है। बियर मार्केट में ये थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि आपका बियर मार्केट में स्टॉक नीचे की तरफ जाता होता है और QIP करने के लिए लोग आपके पास आते नहीं है। मतलब आप तो QIP करना चाहोगे, लेकिन आपको QIP डिस्काउंट में करना पड़ेगा। जो खरीदार पार्टी है, जो म्यूचुअल फंड है, वो भी आपका बेनिफिट लेगी। स्टॉक नीचे है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, QIP कर रही है, दैट इज़ वेल एंड गुड, बिकॉज वो ग्रोथ के परस्पेक्टिव से मैनेज भी हो जाता है। लेकिन स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है और आपको QIP करना है, देन इट इज़ बिकमिंग द प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपनी अगर इक्विटी का बेस जो है वो ज़्यादा बढ़ाएगी तो क्या हो जाएगा कि आपकी जो ROE का जो फॉर्मूला है, EPS डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द इक्विटी, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स इन इक्विटी, तो उसका क्या हो जाएगा? अगर इक्विटी डाइल्यूट करोगे तो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा दिखेंगे, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा दिखेंगे तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो आपका EPS का ग्रोथ कम आएगा, ROE का नंबर कम की तरफ आएगा। इसीलिए आप देखोगे तो स्टॉक उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता है एक समय के लिए। लेकिन QIP अच्छा होता है, ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन QIP करने के बाद जो तुम ग्रोथ करते हो वो सस्टेनेबल है क्या, या बार बार वो इक्विटी को डाइल्यूट करते ही ग्रोथ करती है, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए you need to analyze the companies who has given a multi-bagger return and you need to understand what differently they are. Come on, like Titan, आई थिंक 2010 to 2017-18 परफॉर्म वेरी वेल। वहाँ पर आप उसका बिजनेस मॉडल देखो, 30% की ग्रोथ मारता था, कैश फ्लो पॉजिटिव था, पैसे आते थे, उसको इन्वेस्ट करता था, फिर आगे बढ़ता था। सो यू नीड टू इन्वॉल्व इनटू द लॉट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड एंड गेन द इनसाइट्स इनटू द मार्केट एंड गेन द ग्रिप ऑन द मार्केट एंड टू अंडरस्टैंड वेयर आई शुड इन्वेस्ट इन अ मोर वे। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. I'll try to cover as many of companies in Q1, try to give you my perspectives and this one, and happy learning to everyone, and hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you guys.